हेलो जी, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा, आज जो मैं स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो स्टोरी लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, और स्टोरी का नाम है वैश्या की लड़की। वैसे ये स्टोरी मैं अपनी लैंग्वेज में सुनाने वाली हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ये स्टोरी पढ़ रही हूँ। आई मीन टू से मैं पढ़ चुकी हूँ। मैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए परफेक्टली पढ़ने की और एडिट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो रिकॉर्डिंग अधूरी रह जाती है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को इसी तरीके से अपनी लैंग्वेज में स्टोरी सुना दूँ, तो एडिटिंग थोड़ी सी इजी हो जाएगी। क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज में स्टोरी सुनाने का फ़ायदा ये होता है कि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, और इन दिनों मैं कुछ चीज़ों में काफ़ी बिज़ी हूँ, काफ़ी एंगेज्ड हूँ, तो इस वजह से मैं काम नहीं कर पा रही। चलिए तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। इसमें जो लीड कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्टोरी है ये बेस्ड है, वो है प्रमोद और छाया। तो प्रमोद और छाया दोनों साथ में पढ़ते हैं। प्रमोद जो होता है वो काफ़ी बड़े सेठ का लड़का होता है, और जो छाया होती है वो एक नर्तकी नगर वधू, आई मीन टू से एक वैश्या की लड़की होती है। तो बचपन से ही, हालांकि वैश्या काफ़ी फेमस होती है, बहुत रिच होती है, इस वजह से उसने बड़े स्कूल में अपनी बेटी छाया को पढ़ाया लिखाया होता है, जहाँ पे सारी अच्छे घर की लड़कियाँ जाती हैं पढ़ाई के लिए। तो उन लड़कियों के साथ रहते रहते, उनके साथ पढ़ाई करते करते छाया के मन में भी ये इच्छा हो गई कि उसकी भी कहीं पे शादी हो, और उसकी भी एक फैमिली हो, उसका पति हो, और वो नॉर्मल लड़कियों की तरह रहे। मतलब उसका इंटरेस्ट नर्तकी या फिर वैश्या बनने में नहीं होता। हाँ, तो स्टोरी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है कि छाया जब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती है, तो वहीं पे जो हीरो है इस स्टोरी का, यानी जो प्रमोद है, वो भी पढ़ाई करने जाता है। तो शुरू में छाया हालांकि बहुत ही खूबसूरत होती है, तो शुरू में दोनों की दोस्ती होती है, फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और उसके बाद छाया और प्रमोद ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों शादी कर लेंगे। अच्छा, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि प्रमोद एक अच्छे घर का, बड़े घर का लड़का होता है, और छाया से उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं होने वाले होते हैं। लेकिन छाया और प्रमोद दोनों को इतना चाहते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए दोनों अपनी अपनी फैमिलीज़ के, आई मीन टू से छाया अपनी माँ के अगेंस्ट जाके और प्रमोद अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके दोनों शादी कर लेते हैं। उसके बाद, शादी के बाद वो दोनों एक किराए के घर में रहने लगते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रमोद के जो फादर होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं, और उस शहर में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। लेकिन प्रमोद को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते शादी के बाद, जिसकी वजह से प्रमोद भी थोड़ी ईगो में आके वो सोचता है कि चलो मैं किराए के घर में रहूँगा, मुझे कोई मतलब नहीं फैमिली से। तो इस तरीके से छाया और प्रमोद एक घर में रहने लगते हैं साथ साथ शादी के बाद, जहाँ पे छाया का जो हमेशा से एक ड्रीम रहा होता है घर गृहस्थी का, वो पूरा हो रहा होता है। उससे प्रमोद के काम करने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो उसके कपड़े धोती है, उसके लिए खाना बनाती है, खाना परोसती है, फिर उसी की जूठी थाली में खाना खाती है। मतलब ये सब चीज़ें उसे काफ़ी अच्छी लग रही होती है, क्योंकि इसी तरीके की फैमिली का उसने सपना देखा होता है बचपन से ही। छाया ने हमेशा से चाहा था कि वो एक नर्तकी नहीं बनेगी, वो चाहती थी कि वो किसी अच्छे घर में उसकी शादी हो और वो इस तरीके का जीवन जिए। तो इस वजह से वो काफ़ी सेटिस्फाइड होती है अपनी लाइफ से। और दूसरी तरफ उसकी माँ, जो काफ़ी रिच नर्तकी होती है, वैश्या होती है, वो किसी भी तरीके से छाया को अपनी तरफ अपने प्रोफेशन में लाने की कोशिश करती है। उसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही होती है कि वो कैसे उसकी बेटी तकलीफ़ में रह रही है, क्योंकि उसकी माँ को एक अलग ही तरह के सुख सुविधाओं में रहने की आदत होती है। तो वो बीच बीच में अपनी दासी को भेज के छाया को भड़काने की भी कोशिश करती है, लेकिन छाया अपनी लाइफ में पूरी तरह से खुश होती है। जो भी होता है, जितना भी होता है, वो उसमें ही खुश होती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। ऐसे में उन लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, क्योंकि प्रमोद कोई काम तो कर नहीं रहा होता। तो छाया प्रमोद को कहती है कोई काम ढूँढने को। उन्हीं के कॉलेज में हिंदी के प्रोफ़ेसर की जगह भी खाली होती है, और जैसा कि मैंने बताया कि प्रमोद पढ़ाई में अच्छा होता है, तो अगर वो थोड़ी-सी कोशिश करता तो उसे वहाँ पे जॉब आसानी से मिल जाती। लेकिन जब छाया प्रमोद को उस जॉब के लिए अप्लाई करने को कहती है तो वो मना कर देता है, क्योंकि
लेकिन टाइम के साथ जब उनका हनीमून पीरियड ख़त्म होता है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको लोगों को होने लगती है और लोगों से भी वो सुन रहा होता है, जैसे लोग नॉर्मली क्या होता है सोसाइटी में लोग ताने देते हैं ना कि अरे वैश्या की लड़की से शादी कर ली, इतने बड़े लड़के घर के लड़के को फंसा लिया, ये इस तरीके के ताने भी सुन रहा होता है। और धीरे धीरे उसे अपने माता पिता के प्यार की भी याद आती है, स्नेह की भी याद आती है। इन सब बातों का रिजल्ट ये होता है कि प्रमोद छाया से चिड़चिड़ा सा रहने लगता है, खिंचा खिंचा रहने लगता है, बात बात पे उसे गुस्सा आने लगता है छाया पे, और वो बात बेबात अक्सर छाया पे गुस्सा अपना निकालता, उसे बहुत बुरी तरीके से डांट देता। अब छाया भले ही वैश्या की लड़की थी लेकिन वो बहुत ही लाड प्यार से बड़ी हुई थी। ऐसे में उससे उसके ऊपर कभी किसी ने चीखा नहीं था, कभी उसे इस तरीके के अभाव की आदत नहीं थी। वो अंदर से बहुत हर्ट होती थी, लेकिन बस वो इस बात से ही खुश थी कि वो एक नगर वधू नहीं बल्कि कुल वधू थी, जिसका सपना उसने हमेशा से देखा था। और वो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आराम से सह रही थी, हंस के सह रही थी। प्रमोद की इंसल्ट करने के बाद भी छाया उसका बहुत ख्याल रखती, उसके सारे काम करती और कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, किसी बात पे उसे गुस्सा ना आए, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी। अब छाया की लाख कोशिशों के बाद भी प्रमोद का जो बिहेवियर था उसके लिए वो और भी बुरा होता गया। धीरे धीरे तो ऐसा भी वक्त आ गया जब वो काफ़ी देर तक दोस्तों के साथ बैठा रहता और घर बहुत देर से जाता या नहीं भी जाता, छाया उसका इंतज़ार करती रहती। दूसरी तरफ जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे प्रमोद के जो पेरेंट्स थे उनका दिल थोड़ा सा पिघल रहा था। आखिर इकलौता बेटा था भाई, कितने दिनों तक गुस्सा रह सकते थे वो उससे। अच्छा, इसी बीच में ऐसा होता है कि किसी तरीके से उसके पेरेंट्स का प्रमोद के साथ थोड़ा सा पैचअप काइंड ऑफ हो जाता है, मतलब प्रमोद अपने घर आने जाने लगते हैं। ये आप स्टोरी जब पढ़ोगे डिटेल में तो आपको समझ में आएगा, भी मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ। इधर प्रमोद की लाइफ में एक चेंज ये आया कि जहाँ वो पूरा पूरा दिन आधी आधी रात अपने दोस्तों के साथ बिताते थे, वहीं अब वो जैसे ही घर आते रात को सोते और सुबह उठने के बाद वो अपने घर जाते, अपने पेरेंट्स के पास ही नाश्ता वाश्ता करते, वहीं पे ही मुंह धोते नहाते, जो भी चीज़ें थी। अब यहाँ पे छाया को बहुत अकेलापन महसूस होने लगा और इस तरीके का बिहेवियर प्रमोद का, उस पर ध्यान ना देना, बात बात पे उस पर गुस्सा करना, वो सारी चीज़ें उसे अंदर अंदर से खा रही थी। अब इसी तरीके से उनकी शादी को 1 साल हो जाता है और जिस दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी होती है उस दिन छाया सुबह सुबह तैयार होती है, प्रमोद की पसंद की चीज़ें बनाती है खाने को, और जब प्रमोद से कहती है कि आज घर पे रहोगे क्या, तो प्रमोद पूछता है क्या, क्यों, आज कुछ खास है? तो वो बताती है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। तो प्रमोद बहुत ही बुरे तरीके से अच्छा बोल के अपनी साइकिल उठा के फिर से अपने दोस्तों के पास या कहीं भी घर से चला जाता है। ये बात छाया को बहुत बुरी लगती है। तो जब प्रमोद काफ़ी देर तक घर वापस नहीं आता तो छाया को लगता है शायद वो अपने पेरेंट्स से मिलने गया हो, तो वो उसके पेरेंट्स के घर जाती है। तो वहाँ पे छाया को पहली बार उसकी सासू माँ देखती है और मन ही मन खुद को कोसती है कि इतनी सुंदर, इतनी अच्छी सी लड़की को उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। शादी को 1 साल भी हो गया और मन में ये डिसाइड करती है कि हाँ अब जो भी हो वो अपने बेटे और बहू को घर वापस ले आएगी। तो छाया प्रमोद का पूछती है, उसकी माँ बोलती है कि प्रमोद नहीं है घर पे। तो अब छाया को लगता है कि प्रमोद कहाँ होगा, तो उसे ये ध्यान आता है कि वो शायद अपने दोस्तों के साथ हो। तो प्रमोद की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है शांता, वो उसकी बचपन की फ्रेंड होती है। तो छाया उसके घर जाती है तो प्रमोद अपने कुछ दोस्तों के साथ वहीं पे बैठा होता है। तो छाया आती है उसके घर पे तो शांता बहुत ही प्यार से उससे मिलती है, लेकिन प्रमोद को ये चीज़ें बहुत बुरी लगती है। वो गुस्से में छाया को लेकर अपने घर चला आता है और उससे बहुत बुरी तरीके से लड़ता है और उसके कैरेक्टर को लेके भी बहुत बुरी बुरी बातें बोलता है कि तुम आखिर रहोगी तो वैश्या की लड़की ही ना, क्या ज़रूरत थी तुम्हें मेरे दोस्त के घर जाने की, और भी बहुत कड़वी बातें उसे बोलता है। छाया उसे सह नहीं पाती और वो बहुत बुरी तरह रोने लगती है और उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। अब प्रमोद छाया को उसी हाल में छोड़कर वापस चला जाता है। इसी बीच में क्या होता है कि जो छाया की माँ की दासी होती है उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर में आती है, और तभी वो घर से निकल रही होती है उसका हाल चाल लेके, तभी प्रमोद घर में वापस आता है। वो गली में अपनी सास की, आई मीन टू से छाया की माँ की दासी को देख लेता है। अब उसे लड़ने का एक और बहाना मिल जाता है और वो छाया को बहुत बुरी तरीके से कोसता है घर जाके वापस कि तुम मेरी ज़िंदगी तुमने मेरी ख़राब कर दी है।
और फिर से उसके कैरेक्टर को लेके भी बहुत बुरी-बुरी बातें बोलता है और ये भी कह देता है कि तुम्हारी वजह से सारी तकलीफ़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, दूर चली जाओ। अब ये सुन के छाया को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है और जब प्रमोद वापस आता है तो वो देखता है कि छाया इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी है। प्रमोद की बातों से छाया को बहुत ही गहरा धक्का लगा होता है। अब छाया को मरा हुआ देख के प्रमोद की दिमागी हालत ख़राब हो जाती है और वो पागल हो जाता है। कहानी ख़त्म, पैसे हज़म। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में? एक वैश्या की लड़की होने के बाद भी छाया ने पूरे तन मन धन से अपने रिलेशनशिप को निभाया, शादी को निभाया, लेकिन लोगों के तानों ने या फिर ज़िंदगी की कठिनाइयों ने प्रमोद के दिल में छाया के लिए इतनी नफ़रत भर दी थी। भले वो नफ़रत एक पर्दे की तरह थी, टेम्पररी थी, लेकिन ऐसा पर्दा उसकी आंखों पे पड़ गया कि उसने उसे सुकून से जीने नहीं दिया, जिसकी शिकार बन गई छाया। दोस्तों, अक्सर ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम में से बहुत से लोग क्या कहेंगे, लोगों की बातों में आकर बहुत ज़्यादा सोच सोच के अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं और कई बार उनके साथ जुड़े जो भी लोग होते हैं वो उनकी ज़िंदगी भी ख़राब कर देते हैं। तभी तो कहते हैं कि सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, इस कहानी को सुभद्रा कुमारी चौहान ने बड़ी खूबसूरती से लिखा है, तो आपके पास जब भी वक्त हो आप इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए, अब मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द ही मिलूंगी एक और किस्से के साथ। बाय, अपना ख्याल रखिए।